नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स के पार्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं। पिछले पार्ट्स में हमने कंप्यूटर के बारे में जाना था, परिभाषा जाने, टाइप्स जाने, प्रकार जाने, किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बेसिक कौन सा होता है, साइज में क्या होते हैं, और इनके हमने लाभ पढ़े और कमियां भी पढ़ी। आगे देखिए, अब हम कंप्यूटर के परिचय को आगे पढ़ते हैं, जिसमें हम इनकी पीढ़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। देखिए, बात करते हैं हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियों के अंतर्गत हम बात करें तो इस प्रकार से कब से स्टार्ट हुआ, अब तक कौन कितनी पीढ़ियाँ आ गई, कौन सी पीढ़ी में क्या रहा, कौन सी पीढ़ी अपने लिए बेस्ट है, ये सारी जानकारी हम इसमें प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कंप्यूटर तकनीकी के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाता है। हर पीढ़ी में कंप्यूटर की तकनीकी प्रदर्शित उपयोगिता के सुधार में इनको बनाया गया। सबसे पहले बात करते हैं हम पहली पीढ़ी की, जिसकी स्टार्टिंग है 1940 से 1956 तक। इसके अंदर जो तकनीकी है वो कौन सी है? वैक्यूम ट्यूब है। तो पहली बार कई बार तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है हमें कि जो वैक्यूम ट्यूब है वो कौन सी पीढ़ी में काम में लिया जाता है, या प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का। विशेषता देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े और भारी हुआ करते थे। इनका उपयोग केवल गणना बुनियादी प्रोसेसिंग के रूप में किया जाता था। ठीक है, ये उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इनियक और यूनियक फर्स्ट में है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं सारे के सारे वैक्यूम ट्यूब है, इनके अंदर ये लगे हुए होते हैं और ये डाटा को प्रोसेस करने का काम करते हैं। आगे देखिए, आगे है अपने पास सेकंड पीढ़ी, सेकंड जनरेशन, जो कि 1956 से 1963 तक थी। इसके अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा है वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर। तो ये क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर के आने से कंप्यूटर के आकार में छोटे हो गए, तेजी से प्रोसेस करने लगे और ये गर्म भी काम होने स्टार्ट हुए। इससे जो कंप्यूटर की जो लागत और ऊर्जा में खपत आई है वो भी अत्यधिक विश्वसनीय थी, और इसके साथ में ये विश्वसनीयता को भी प्रदर्शन करने लगे हैं। फिर हम बात करते हैं तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन की। ये 1964 से 1971 तक चले थे। इसके अंदर पहले थी वैक्यूम ट्यूब, फिर है ट्रांजिस्टर, अब आ गया अपने पास आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होता है कि जो आईसी है उनका छोटा रूप करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट में हजारों की संख्या में इनको लाकर छोड़ दिया गया। विशेषताएं देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट ने कंप्यूटर को और भी छोटा और तेज करने का काम किया था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर अधिक उपयोगकर्ता मित्रत्व और अधिक सक्षम होने लगे। ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये है ट्रांजिस्टर। आगे देखिए, हम बात करते हैं फोर्थ पीढ़ी, यानी कि फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या हुआ कि जब हमने आईसी का निर्माण हो गया तो फिर हमने इसको माइक्रो प्रोसेस में भी कन्वर्ट हो गए। माइक्रो प्रोसेस आने से क्या हुआ कि व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी का युग शुरू होता है 1971 से 1980 के बीच में। ये हर एक क्षेत्र के अंदर शक्तिशाली हो गए, घर, व्यवसाय, व्यापार वगैरह सब में इनको लाकर छोड़ दिया। जो काम मनुष्य कर सकते थे उन काम को ये आसानी से कर सकते। जिनको काम करने में, गणना करने में टाइम लगता था, चतुर्थ पीढ़ी में ये आसानी से होना स्टार्ट हो गए। फिर आते हैं अपनी पंचम पीढ़ी, यानी कि पांचवी पीढ़ी या फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन है वो 1980 से लेकर वर्तमान तक अभी तक चला। अभी तक और कोई जनरेशन नहीं है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि अगर वर्तमान में कौन सी जनरेशन है, तो वर्तमान में कौन सी जनरेशन होगी? फिफ्थ जनरेशन है। और ये किस पे कार्य करती है? VLSI पे कार्य करती है, जो कि क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और उन्नत तकनीकी पे कार्य करती है। विशेषताओं की बात करें, इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर के प्रोसेसर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में कन्वर्ट हो गई। पावर सप्लाई अधिक की बजाय कम होने स्टार्ट हो गई। ठीक हो, और ये ग्राफिक यूजर वैसे हैं
वो कंप्यूटर के विकास के एक यात्रा को प्रदर्शित करते हैं जो समय के साथ साथ तेजी से परिवर्तित और उन्नत होती गई थी। ठीक है। हम बात करें, अभी अगर मैं बात करूं कि पंचम पीढ़ी में और क्या है, तो पंचम पीढ़ी में या पांचवी जो फिफ्थ जनरेशन है, उसके अंदर अपने पास सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ये पांचवी पीढ़ी की ही देन मानी जाती है। ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिक पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इनपुट की। इनपुट में क्या क्या आते हैं? कीबोर्ड, माउस, ओसीआर, बीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, स्टेनिक स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, बायोमेट्रिक, माइक्रोफोन और टच स्क्रीन। ये सारे के सारे किस में आते हैं? इनपुट में आते हैं, क्योंकि इनके द्वारा डाटा को इनपुट किया जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर माइक्रो प्रोसेसर हो गया, रैम रोम हो गई और मदरबोर्ड हो गया, जो कंप्यूटर का है कि सीपीयू के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। आउटपुट की बात करते हैं तो हमें निर्देश को बाहर दिखाई देते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। फिर हम बात करते हैं स्टोरेज की, मेमोरी पावर की। फ्लोपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में आता है सीडी, डीवीडी, बीडीआर। बीडीआर का मतलब है ब्लू रे डिस्क। फिर है पेन ड्राइव, जिप ड्राइव और आपका टेप ड्राइव और मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में दो होते हैं, एक तो होता है मिनी और एक आ जाएगा माइक्रो। इस प्रकार से हम यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्लासिफिकेशन करके आसानी से पढ़ें। आगे चलिए पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। फिर देखिए, इनपुट डिवाइस की बात करते हैं हम यहाँ से हार्डवेयर का ही भाग पढ़ेंगे। हार्डवेयर में पहला कौन सा है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आते हैं अपने पास कीबोर्ड। ये देखिए आपके पास यहाँ पर एक कीबोर्ड नजर आ रहा होगा, पूरा का पूरा। ठीक है, सामान्य तौर पर इतना ही कीबोर्ड। अब हम बात करते हैं कि कीबोर्ड में सामान्यतः कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, तो 104 कीज होंगी जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड माना जाए। अब हम बात करते हैं इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहले है अपने पास यहाँ पर अल्फाबेट्स। देखिए, यहाँ से क्यू से स्टार्ट होकर एम तक जो चलेगी कीज सारी, वो होती है अल्फाबेट्स, और इनकी संख्या कितनी हो गई? 26 होती है। फिर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। अल्फाबेट की के ऊपर यहाँ से 1 से लेके 0 तक चलता है, तो ये होती है न्यूमेरिकल की। फंक्शन की, इनके ऊपर है F1 से लेके F12 तक, यहाँ तक होती है, ये सारी की सारी फंक्शन कीज होती है। फिर हम बात करते हैं टॉन्गल कीज। टॉन्गल कीज के अंदर नम लॉक होते हैं, जैसे यहाँ पर एक तो कैप्स लॉक हो गया, यहाँ पर है स्क्रॉल लॉक है, और यहाँ पर अपने पास साइड में एक नम पैड आता है, उसको ऑन करने के लिए नम लॉक काम में ले जाता है। कैप्स लॉक से हम अल्फाबेट को कैपिटल लिखते हैं, स्क्रॉल लॉक से हम माउस के स्क्रॉल पर लॉक कर सकते हैं। इनको ऑन ऑफ कीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन कीबोर्ड के ऊपर एक लाइट्स होती है, इन लाइट्स को ऑन और ऑफ करने, अगर लाइट ऑन है इसका मतलब वो रेडी चीज करने आ रही है, अगर इसको ऑफ है इसका मतलब करने नहीं है। फिर हम बात करते हैं जो नम पैड में है वो 17 कीज होती हैं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन की होती हैं, उनकी बात करें तो वो होती है अपने पास देखिए एल शिफ्ट और कंट्रोल के तौर पर कार्य करते हैं। इनको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, या इनको शॉर्ट कीज का निर्माण करने के लिए भी काम में होते हैं। फिर हम बात करते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन की में अपने पास कीबोर्ड में 4 कीज होती हैं, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके द्वारा हमें यहाँ पर गेम्स वगैरह, फाइल को अप डाउन करने में, पेज को लेफ्ट राइट ले जाने, अप डाउन करने में काम में लेते हैं। अब इसके बाद में सामान्य कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है, सामान्य कीबोर्ड की और जानकारी होती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक कीबोर्ड में सबसे बड़ी कीज होती है जिसको बोलते हैं स्पेस की। कीबोर्ड का जो पहला की बटन होता है उसको बोलते हैं एस्केप, और सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है एंटर। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर कीबोर्ड को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे बात करें तो अपने पास सेकंड जो हार्डवेयर है या इनपुट डिवाइस है वो है माउस। देखिए, माउस है, माउस को हम क्या बोल सकते हैं? एक पॉइंटिंग डिवाइस बोल सकते हैं। जिस प्रकार देखिए मेरे पास यहाँ पर एक पेन चल रहा है, ये पेन, और यहाँ पर अभी आपको माउस दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये जो माउस है इसका पॉइंटर देखिए आगे से नोकिला है, इसका मतलब ये पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है, जो कि GUI ग्राफिकल यूजर होता है,
कि हमें जो भी ग्राफिक्स आइकन्स वगैरह दिखाई देंगे, उन आइकन्स को हम यहाँ पर प्रयोग करते रहेंगे। फिर हम बात करते हैं माउस। माउस में सामान्यतः दो प्रकार के लिए जाते हैं। पहला है ट्रैक बॉल माउस और ऑप्टिकल माउस। ट्रैक बॉल माउस की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से माउस के अंदर बॉल्स आया करती थी पहले, जिनको हमें ड्रैग करते थे और वहाँ पर वो माउस जो कर्सर है वो काम किया करता था। फिर आजकल अभी जो चल रहे हैं माउस वो है ऑप्टिकल माउस। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल माउस यानी कि इनके पीछे नीचे की तरफ है एक लाइट्स लगी होती हैं जिस पर ये कार्य करते हैं। अब ऑप्टिकल्स माउस को दो भागों में बांटा गया है। पहला एक तो वायर युक्त, एक वायरलेस। वायर युक्त, वायर युक्त का मतलब होता है कि इसके अंदर वायर लगे हुए होते हैं जिन पे ये कार्य करते हैं। वायरलेस की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो ये कंप्यूटर है इसके अंदर हमने यूएसबी पोर्ट में एक अपने चिप डालते हैं जो कि एक रेडियो कार्य कार्य करती है। फिर हम बात करें माउस के सामान्य दो बटन होते हैं। माउस के कितने बटन होते हैं? सामान्यतः दो बटन काम में लिए जाते। ये देखिए जो माउस है उसमें हमें सामान्यतः दो बटन देखने को मिलते हैं। एक तो बटन आता है लेफ्ट साइड में, एक आता है राइट साइड में। ठीक है, तो जो राइट साइड का बटन है वो किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी वगैरह फोल्डर को ओपन करने या एक लिस्ट ओपन करने के लिए काम में लिया जाता है। लेफ्ट बटन है उसको हमें क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तब हम इसको काम में लेते हैं। अब माउस में एक स्क्रॉल बटन भी आता है जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये रहा, इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो स्क्रॉल बटन है ये क्या करता है, जो किसी भी पेज फाइल के जो जितने भी वेल पेज के हैं उनको ऊपर नीचे करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपने पास टच पैड। टच पैड में क्या होता है, यह लैपटॉप के माउस का कार्य करता है। यहाँ पर देखिए ये टच पैड है जो लैपटॉप में लगी हुई है और यहाँ पर हम इसके ऊपर अंगुली को फेरते हैं तो ये माउस कर्सर करता रहता है। अगला अपने पास है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, गेमिंग डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम गेम खेलते हैं। बचपन में हमने इनको रेसिंग कार के रूप में काम में लिया करते। आगे देखिए, अगला है स्कैनर। देखिए स्कैनर का क्या यूज होता है, स्कैनर क्या करता है कि अगर अपने पास कोई मुद्रित पृष्ठ है या हार्ड कॉपी है या कोई फोटो वगैरह है उनको हमें डिजिटलीकरण करना है, तब हम इसी स्कैनर के अंदर डालते हैं, ये बंद करेंगे और स्कैन करेंगे, तब ये स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगला अपने पास है मिडी। देखिए ये मिडी है ना, ये आजकल का जो हम बोलते हैं हारमोनियम हो गया, पियानो हो गया, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। देखिए ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है जिसके द्वारा हमें यहाँ पर ये पियानो का मिलेंगे, ये अलग अलग साइज साउंड वगैरह ढोलक के लिए का मिलेंगे। यहाँ से हम आवाज़ के पॉपअप को कम कैसे कर सकते हैं, ये सारे के सारे मिडी में काम में लिए जाते हैं। आगे अपने पास है MICR। MICR की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, जो MICR है वो बैंक के अंदर चेक बुक को वेरीफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। देखिए आपके पास चेक बुक है, यहाँ पर तो होते हैं चेक नंबर, क्या होंगे, चेक नंबर। यहाँ पर होते हैं MICR कोड जिसके द्वारा बैंक है ये चेक कर सकता है कि ये जो चेक है वो ऑथेंटिक यानी कि सही है या नहीं, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसमें क्या होता है, जो ये ओमार शीट होती हैं अपनी, उन ओमार शीट पे जो पेंसिल से जो हमने बनाए होते हैं, राउंड से बनाए होते हैं, उनको वो रीड करने का काम कौन करेगा, OMR करेगी। ठीक है, ये ओमार शीट है जैसे यहाँ पर आपको चित्र में नज़र आ रही। यहाँ पर देखिए सभी पेंसिल से भरे हुए हैं, इनको यहाँ से देते हैं और ये रीड करके बाहर आते रहते हैं। फिर अपना आता है अगला वेब गेम।
किसी भी फाइल को, इमेज को, वीडियो को कैप्चर करके कंप्यूटर में फीड करने का काम कौन करता है? वेबकैम करता है। ठीक है, जो कि एक वेब कैमरे के तौर पर कार्य करता है, जिसे हमने अभी यहाँ पर नहीं ले रखा है। लेकिन अगर मान लो कि मुझे रिकॉर्डिंग करते समय मैं अपनी फ़ोटो भी आपको दिखाना चाहूँ तो मैं वेब कैम के साथ ऐसे कर सकता हूँ। अगर हमें फॉर्म भरते समय आजकल तो देखिए लाइव फ़ोटो का चलन है, आपको लाइव फ़ोटो देनी होती है, तब हम यहाँ पर काम में लेते हैं। आगे देखिए, OCR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उनके अंदर ये इनको ऊपर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक इनको रीड करके कंप्यूटर में डाटा डालता रहेगा, और वो भी किस में? वर्ड के रूप में डालता रहेगा। फिर है BCR, बार कोड रीडर। देखिए इस प्रकार के अपने पास बार कोड होते हैं, उन बार कोड को रीड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बार कोड रीडर का प्रयोग करते हैं। आगे अपने पास है आउटपुट डिवाइस। देखिए इनपुट डिवाइस तो हमने लगभग पढ़ लिए हैं, और एक्स्ट्रा है वो आपको PDF में मिलती रहेंगी, क्वेश्चन के रूप में मिल जाएगी। मॉनिटर, मॉनिटर क्या करता है? किसी भी निर्देश रिजल्ट को दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, जो आजकल हम टीवी वगैरह काम में लेते हैं। मॉनिटर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है CRT, एक होता है FPM। CRT कैथोड रे ट्यूब होती हैं, जो एक टीवी के रूप में लगी हुई होती हैं, इस प्रकार से इनके पीछे लगी होती हैं, और ये यहाँ पर इनकी किरणों को फैलाता रहता है और हमें यहाँ पर पर्दे के। जो प्लेन फ्लैट मॉनिटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है LED, एक होता है LCD। LED लाइट इमीडिएट डायोड, और LED लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर मॉनिटर के दो भाग पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, प्रिंटर। देखिए प्रिंटर क्या करता है? जो सॉफ्ट कॉपी होती है कंप्यूटर के अंदर, जैसे अभी ये सॉफ्ट कॉपी है, अभी आप इसका प्रिंट निकालना चाहो तो जब ये तो अंदर रहेगी तब तक तो है सॉफ्ट कॉपी, और अगर बाहर निकाल लेंगे तो वो जाएगी हार्ड कॉपी के रूप में। फिर हम बात करते हैं, जो प्रिंटर है वो दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंट क्या करते हैं? ये आवाज़ अधिक करते हैं प्रिंटिंग के दौरान, और ये दो प्रकार के होते हैं, तो होते हैं करेक्टर प्रिंटर, एक लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर में तो क्या होता है कि एक एक करेक्टर प्रिंटर होता है, और लाइन प्रिंटर में एक एक लाइन को प्रिंट करता है। कई बार हमसे लाइन प्रिंटर की क्षमता भी पूछ ली जाती है, तो वो है 200 से 2000 लाइन पर मिनट के रूप में ये प्रिंट करता है। आगे अपने पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है कि ये प्रिंटर आवाज़ कम करते हैं, और ये इनकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी होती है। आगे देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले है इंकजेट प्रिंटर। ये कलर प्रिंटर होते हैं जो सभी प्रकार के कलर्स में पाए जाते हैं। इनके अंदर मेजर में तो RBG और ब्लैक, ये चार प्रकार की स्याही डलती हैं, जो अपने आप को काम में ले लेते हैं। फिर आगे हैं लेजर प्रिंटर। इन प्रिंटर में ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग किया जाता है, सूखी स्याही। ठीक है, इनके अंदर पाउडर के रूप में कोई स्याही होती है, वो डाली जाती हैं, और वो प्रिंटर किस में डाली जाती हैं? कार्टेज का नाम होता है, उस कार्टेज में डाली जाती हैं, जिसके द्वारा ये इंक को प्रिंट करते हुए चलता रहता है। थर्मल प्रिंटर, ये प्रिंटर देखिए, इस प्रिंटर में हम सामान्यतः ये कह सकते हैं कि इस प्रिंटर में किसी प्रकार की कोई भी इंक नहीं होती है। तब इंक नहीं होती है तो फिर क्या होगा? इनमें क्या होता है कि कई बार इंक नहीं आती है, लेकिन इनमें एक विशेष प्रकार का पेपर का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपर केमिकल लगे हुए होते हैं, और वो केमिकल क्या करते हैं? हीट के द्वारा या तो वहाँ से जल जाएंगे या वहाँ से अपनी जगह छोड़ देंगे, तो वहाँ पर वो प्रिंट होकर तैयार हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है प्लॉटर। देखिए प्लॉटर का क्या काम होता है? प्लॉटर होता है एक उच्च क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं, जिसमें बड़े बड़े होल्डिंग्स वगैरह उनको प्रिंट किया जाता है। इनके अंदर सबसे पहले आता है ड्रम प्रिंट प्लॉटर और एक फ्लैट प्रिंट। ड्रम प्रिंटर में क्या होता है? नीचे की तरफ रखते हैं, फ्लैश होकर नीचे चला जाएगा, और फ्लैट बैंड में क्या होगा? वो ऊपर ही होगा, और वहाँ पर वो उनको खुद ड्रम है या जो कार्टेज अपनी, या मैं कहूँ हेड है, वो हेड उन्हीं के ऊपर चलता रहता है। और ड्रम में क्या होता है? हेड एक जगह रहता है, पेपर आगे पीछे होते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पीकर। देखिए ये स्पीकर हैं जो अपने ऑडियो यानी कि आवाज़ को बाहर भेजते रहते हैं। और ये हैं हेडफोन। ये हेडफोन क्या करते हैं? जो अपनी आवाज़ है उनको अपने कानों तक ही फिक्स रखते हैं। तो ये दोनों ही किस प्रकार के हैं? आउटपुट डिवाइसेस में
शामिल है। आगे देखिए, आगे आउटपुट के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर देखिए, यहाँ पर ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है और पर्दे पे अगर हम किसी भी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं तब हमें ये देखते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्टर होता है और उस प्रोजेक्टर से वो किरणें पर्दे पे डलती हैं और वो फिल्म चलती रहती है। कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से कार्य करती हैं, जैसे फैक्स मशीन है। फैक्स मशीन क्या करेगी, इनपुट और आउटपुट है, इसी के अंदर इन होगा और इसी से ही आउट होगा। एफ डी एम डी एफ में देखिए मल्टी फंक्शन डिवाइस। मल्टी फंक्शन डिवाइस इसमें क्या होता है, जैसे एक साथ में बहुत सारे फिक्सर आ गए, जैसे स्कैनर का आ गया, प्रिंटर का आ गया, आईडी फोटो हो गया, एनवायरमेंट का आ गया, इस प्रकार से सारे के सारे काम के लिए जाते हैं। एक होता है मोडेम। मोडेम में भी क्या होता है, हम कि मोडेम केवल इंटरनेट चलाने के लिए काम में आता नहीं, इंटरनेट के द्वारा अपनी जो सूचनाएं हैं उनको भेजने और प्राप्त करने के तौर पर भी कार्य मोडेम ही करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट को पढ़ा है। ठीक है, अगली क्लास तक बने रहें हमारे साथ, जैसे अगली क्लास आती हैं हम आपको सूचित कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि वो आपको कैसा लगा, कोई कमी है या फिर इसमें कोई सुधार किया